जी सर, नजर आ रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आप वालेकुम सबको सलाम। जश्न आज़ादी सर मुबारक। स्क्रीन नहीं नजर आ रही अभी। आई थिंक आपका नेट स्लो है। आ रही है वैसे। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आ रही है सर नजर। ओके कासिम, थैंक यू वेरी मच फॉर दोज हु आर गिविंग मी फीडबैक सर एंड आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। शुक्रिया कासिम, दैट्स नाइस ऑफ यू। आज क्लास थी आप लोगों की सुबह भी कोई? यस सर, एमएमपी की। गुड, दैट्स ग्रेट। वेल, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 है हमारी फ्लॉयड की बुक का, और चैप्टर का नाम है स्पेशल पर्पस डायोड्स। और स्पेशल पर्पस डायोड्स में से भी हम पढ़ रहे हैं, क्या मसला है इसको, जीनर डायोड। या जीनर डायोड। थैंक यू। ये अब्दुल हसीब साहब अपना माइक बंद करें प्लीज इमीडिएटली। अब्दुल हसीब खटक, टर्न ऑफ योर माइक। थैंक यू। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड के बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं कि इसका सिंबल क्या है और इसकी जो वर्किंग है वो कैसी है, और इसको बनाने का एक्चुअल इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका पर्पस क्या है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो हमने अभी तक ये देखा है कि जीनर डायोड जो है, या दिस इज this set of slides we are studying। हमने देखा कि ये इसका एक्चुअल जो ऑपरेशन है वो रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में भी एक स्पेसिफिक रीजन है जहां जो इसका नॉर्मल ऑपरेशन है, और वो स्पेसिफिक रीजन जो है वो दो सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिनके इन बिटवीन है। फॉर एग्जांपल, जो पहला जहाँ से वो रीजन स्टार्ट होता है जो कि नॉर्मल ऑपरेशन है हमारे क्या कहते हैं इसे, जीनर डायोड का, उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज से होती है, एंड दैट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन। और फर्दर उसका जो लास्ट उसका जो नॉर्मल ऑपरेशन की दूसरी लिमिट है वो एवलांच ब्रेकडाउन है। तो for the normal operation of the Zener diode, its voltage should be maintained between the Zener breakdown and the avalanche breakdown। ये चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी देखी हैं। और इसके साथ अब्दुल हसीब खटक, आप अब्दुल हसीब साहब, मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा तो आप पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अपना माइक बंद करें प्लीज। थैंक यू। ओके, तो हम बात कर रहे थे जीनर डायोड के नॉर्मल ऑपरेशन की और इसके एप्लीकेशंस की। एज इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड एंड इट्स पर्पस इज टू रेगुलेट द वोल्टेज। ये वोल्टेज रेगुलेट कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, अगर हम जीनर को रिवर्स बायस में यूज करें बिटवीन द जीनर ब्रेकडाउन एंड द एवलांच ब्रेकडाउन, तो इस पे जो पोटेंशियल है वो मोर और लेस सेम रहता है। इसका जो पोटेंशियल है वो मोर और लेस सेम रहता है। इसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है, आपको इस ग्राफ से नजर आ रहा होगा। जो एक्स एक्सिस हैं उस पे ये बहुत कम इसमें वेरिएशन है, और इसमें जो
ह्यूज वेरिएशन है वो इसके वाई एक्सिस पे है, जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास करंट है, और अगर इसको मज़ीद स्पेसिफाई किया जाए तो रिवर्स करंट है ये। और जो वोल्टेज के एक्सेस हैं उसमें चेंज बहुत कम है। दैट मीन्स वी कैन रेगुलेट द वोल्टेज by using Zener diode in reverse bias between two values of the voltage. The first one is called Zener breakdown, the other one is called avalanche breakdown. ये इसका सिंबल है टिपिकल हमारे Zener डायोड का, और हम इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ रहे हैं। Zener as a voltage regulator. तो हम इसको आई थिंक हमें बुक से इसकी कुछ एग्जांपल्स करनी चाहिए, और बिफोर डूइंग दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस one term, and that term is called V out. Let me tell you what V out is actually. And even before that, this is the data sheet of a typical Zener diode. ये उनकी सीरीज है पूरी जिनकी डेटा शीट है। जब मैं अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे होंगे तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है ये डेटा शीट, और दूसरी है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में यही दो चीज़ें हैं जो मेन रोल प्ले करेंगी। तो हम बात करते हैं पहले जो इसमें हमें रिक्वायर्ड है वो है Zener डायोड की डेटा शीट। Zener's की जो सीरीज है 4728 से 4764 तक, उसके लिए डेटा शीट है जो हमें गिवन है। और मैं इसको थोड़ा और अगर जूम कर लूँ तो ये ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर डिसिपेशन, द फर्स्ट टर्म इज द पावर डिसिपेशन, और पावर डिसिपेशन लेट मी टेल यू is defined below this temperature or equal to this temperature, that is 50 Celsius. इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो पावर डिसिपेशन है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हम देखेंगे थ्रू आउट द डिस्कशन ऑफ Zener diodes as regulator स्पेशली, हम देख रहे होंगे कि इसकी जो पावर डिसिपेशन है वो 1 वॉट रहेगी, जिसके लिए इसका मतलब है कि प्री एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जो हमारा Zener है इसका टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन इज बिलो और इक्वल टू 50 सेल्सियस। ओके, सो जो पहली डेटा शीट में आपको जो काम की बात है वो यही है कि इसकी जो पावर डिसिपेशन है दैट शुड बी ऑफ 1 वॉट। हम यही यूज करेंगे तमाम न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद इसको टिपिकल इसको पढ़ना कैसे है, और ये जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं ये डिफाइन की गई हैं एट 25 सेल्सियस बिकॉज इट इज़ द रूम टेम्परेचर। तो सपोजली आप रूम टेम्परेचर पे अपनी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं यूज़ करेंगे जिनमें Zener यूज़ हुआ होगा। आई मीन अगर आपका फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, गैजेट्स हैं, जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं उनमें अगर Zener डायोड यूज़ हुआ है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको आप आई मीन एयर कंडीशन सिस्टम में यूज़ करेंगे, और आपको जो टेम्परेचर है दैट विल नॉट रेज मोर देन 25 सेल्सियस, दो इट कैन गो अप टू द 50 सेल्सियस। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में जो चेंजेस आएंगे हम उनकी बात कर लेते हैं। उसमें जो चेंजेस आएंगे वो इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो अगर एक ये मॉडल्स हैं डिफरेंट Zener डायोड्स के, तो एक मॉडल के लिए कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है और उनको पढ़ना कैसे हमने। सो हियर इज़ द टेस्ट जो आपकी वोल्टेज है। टेस्ट वोल्टेज बेसिकली ऑलवेज इज समवेयर in between the minimum voltage that is called V, represented by VZK, called the knee voltage or the Zener breakdown voltage, और maximum जो है avalanche breakdown voltage जो है that is represented by VZM. Let me write it down here for you. मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो VZ है this is called test Zener voltage,
और ये हमेशा कम होगी या सर बराबर आवाज नहीं आ होगी। रही, सर आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही क्या? सर क्लियर आ रही है हमें तो। आवाज आ रही है सर। थैंक यू वेरी आ मच। सर रही है बहुत स्लो है सर। आवाज। बेटा आपका मसला है ना, जो हैंड फ्री आप यूज कर रहे होंगे उसमें कोई इशू होगा। मुझे क्या जरूरत है सिर्फ आपके लिए स्लो बोलने की। आप हैंड फ्री उतार के चेक करें आवाज, प्रोबेबली उसमें कोई इशू है आपके हैंड फ्री प्लग इन करने में। हम सर्वे कर लेते हैं, क्विक सर्वे। कौन है इधर? अंसर अब्बास, आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। थैंक यू। फिजा शबीर, जी सर आ रही है। ठीक, हाँ ट्राई कर छड़िया मेरा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों। तो हम स्टार्ट, जिसका मसला है आवाज़ का वो प्लीज़ अपना इशू को फिक्स कर ले, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। आई मीन जैसे बाकी सब कह रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ VZ क्या है। एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड द टेस्ट जीनर वोल्टेज। इट इज़ ग्रेटर दैन VZK, where VZK is called Zener knee voltage, Zener knee voltage और Zener breakdown voltage, ये दोनों VZ के नाम हैं। Okay, Zener breakdown voltage or Zener knee voltage is the starting voltage from where the Zener operation starts. Minimum voltage जो required है वो ये है उसके लिए। और VZ is less than VZM, where VZM is the maximum voltage. I mean otherwise इसका दूसरा नाम जो है वो है एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके बाद जीनर जो है उसका नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो नहीं रहता। तो ये दो बाउंड्रीज हैं VZ के लिए। VZ जो है is defined at IZ, and IZ is also called the test current। और टेस्ट करंट जो है हर मॉडल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन इन हैंड है, एक ऐसा जीनर डायोड जिसका मॉडल 1N4728A है, तो उसके लिए टिपिकली जो IZ की वैल्यू आप पुट करेंगे वो 76 मिली एम्पेयर्स होगी। ओके, और VZ की जो वैल्यूज हैं वो 3.3, आई मीन उसकी टिपिकल वैल्यू है, और ये मैक्सिमम 3.465 और मिनिमम 3.315 तक जा सकती है एट दिस IZ। एक्चुअली जैसे हम कहते हैं टॉलरेंस, तो ये टॉलरेंस की तरह हमारे पास ये जो आपका VZ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लिखी हैं। एज वी नो दैट V is equal to IR from Ohm's law, so current is same but the impedance may change. That impedance is represented by Z, तो impedance के साथ इसकी minor change जो है वो value में आ सकता है VZ में। That is actually kind of tolerance in the value of VZ। उसके बाद second parameter है test current। By the way आप numerical में usually ये values use कर रहे होंगे, जो इसके average value है एक तरह से VZ की at the given IZ। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं टेस्ट करंट की। तो टेस्ट करंट्स जो है वो आपके पास गिवन है डिफरेंट मॉडल्स के लिए। और उसके बाद है मैक्सिमम जीनर इम्पीडेंस, दैट इज जी डिफाइंड एट IZ इज रिटन हियर फॉर डिफरेंट मॉडल्स, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो ओहम्स में हैं। ये मिनिमम इम्पीडेंस है जीनर डायोड की। जीनर डायोड की अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल्स, आई मीन डिफरेंट मॉडल्स के लिए डिफरेंट वैल्यू आपको नजर आ रही है। तो मिनिमम इम्पीडेंस जो है वो I'm sorry Z के एक्चुअली इज द मैक्सिमम इम्पीडेंस। आप देखें जो कम से कम करंट है उस पर इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा पॉसिबल होगी, तो Z के इज द मैक्सिमम इम्पीडेंस, और ये टेस्ट इम्पीडेंस है। और IZ के इज द नी करंट और द जीनर ब्रेकडाउन करंट, आई मीन जहाँ से जीनर ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ये वो मिनिमम करंट है। अगर इससे बिलो करंट है फॉर एग्जांपल आपके पास,
तो इसका मतलब है कि अभी जीनर जो है उसका नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब है कि ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर या जो भी एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे उनके लिए अभी इन कंडीशंस में सूटेबल नहीं है। अगर हमारे पास जो करंट है वो IZ से कम हुआ या अगर करंट IZM से भी ज़्यादा हो गया तो भी आप इसको जो है जीनर जो है वो उसका नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होगा। IZM इज नॉट मैंशनड हियर बिकॉज IZM जो है उसको फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। एज वी नो पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर जो है it is defined as the product of current and the voltage. So if we know the power where the power is also maximum, जो आपके पास डेटा शीट में पावर गिवन है वो PD max है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है वो भी मैक्सिमम करंट होगा, दैट इज IZM। एक्सक्यूज मी, हेलो, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई थिंक आवाज कट गई होगी। अभी आवाज आ रही है? यस यस सर, अब आ रही है, पहले कट गई थी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मैं बता रहा था कि आपके पास जो पावर डिसिपेशन गिवन है वो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है। तो P मैक्स विल बी, पावर का फॉर्मूला है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय, एक्सक्यूज मी, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, हम बात कर रहे हैं कि आपकी डेटा शीट में IZM गिवन नहीं होता, मैक्सिमम जीनर करंट गिवन नहीं होता, क्योंकि वो फाइंड किया जा सकता है जो बाकी पैरामीटर्स गिवन है उनसे। तो वो जो आपका PD मैक्सिमम है पावर डिसिपेशन, उससे हम IZM फाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज IR। IR क्या है? ये जीनर लीकेज करंट है। लीकेज करंट आपको पता है क्या होता है? अगर मैं आपको ग्राफ शो करूं, लेट मी फर्स्ट सेव दिस, ओके, एंड देन सॉरी, ओके, ये हम पावर की बात कर रहे हैं, ये PD है, पावर डिसिपेशन। ये बेसिकली पावर डिसिपेशन ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, और इस पे जो करंट हम फाइंड कर सकते हैं वो हमारा IZM हो जाएगा। तो डेटा शीट में ये गिवन नहीं होता। मैं बता रहा था व्हाट इज IR, आई मीन ये रिवर्स लीकेज करंट है। लीकेज करंट ये होता है कि अगर मैं इसका VI ग्राफ देखूं अपने जीनर का, तो ये जो रीजन है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे एक स्मॉल करंट है रिवर्स बायस में, दिस इज कॉल्ड योर लीकेज करंट, और ये बहुत कम है इन कंपैरिजन विद योर IZK एंड देन IZ एंड देन IZM ऑफ कोर्स। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, दैट इज कॉल्ड लीकेज करंट, वो मेंशन है डेटा शीट में। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। So this is how you can, I mean, if you are provided this particular sheet and you can extract data for any model of the diode, हम जो अभी एग्जांपल्स करेंगे उसमें इसको एनालाइज भी कर लेंगे क्या करना है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, जो आपको चाहिए वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें पता है कि वो क्या है, वो एक क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल्स इज जीरो और सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। इन दो बातों की हमें ज़रूरत पड़ रही होगी, और अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट, ये डेटा शीट पढ़नी आती है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना आता है फॉर द गिवन सर्किट, सो यू कैन इजीली
solve all the problems related to your Zener diode. ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं ये वही हैं जो मैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ. जीनर इम्पीडेंस, मैक्सिमम जीनर इम्पीडेंस क्या है, लीकेज करंट क्या है, जीनर वोल्टेज क्या है और जीनर टेस्ट करंट क्या है, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डेटा शीट फॉर द मॉडल 1N4736A, जैसे हम ये कहते हैं तो हमें वहाँ जाके ये जो डेटा यहाँ पे लिखा है इसको भी देख लेंगे, लेकिन हम वहाँ पे ऊपर जाके एक बार डेटा शीट को पढ़ना देख लेते हैं. तो मैंने उसको बेसिकली एक स्क्रीनशॉट में सेव किया हुआ है, वहीं से शुरू कर लेते हैं. मैं उसको अलग से खोल लेता हूँ. स्क्रीनशॉट्स होंगे, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स हैं और उसमें ये है. ओके, तो जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इधर आ जाया करेंगे. तो हमें अभी ज़रूरत पड़ी है इसकी, और वो भी, एक्सक्यूज मी, इसको अगर मैं बड़ा कर लूँ, ओके, मॉडल कौन सा था हमारे पास? There was one, I think we are on a wrong page. हाँ, यहाँ पे है, ठीक है. Rather, मैं अगर अपने क्वेश्चन पे जाऊँ तो वो क्या था? Excuse me. 4736. एक सेकेंड. 4736. ओके, देख लेते हैं. या इट इज़ 4736A. तो हम यहाँ से इसको देखना चाह रहे हैं कि 4736A इज समवेयर हियर. 4736A, इसमें हमारे पास जो VZ की वैल्यू हम यूज़ करेंगे दैट शुड बी 6.8 वोल्ट्स, और जो IZ यूज़ करेंगे दैट शुड बी 37 मिली एम्पेयर्स. और इसमें हम जो IZK की वैल्यू यूज़ करेंगे, IZK इज हियर, दैट इज़ 1 मिली एम्पेयर्स. इन पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने इस रेंज में काम नहीं करना. हमने जो काम करना है वो है IZK से लेके IZM के दरमियान. तो ये वो कुछ कॉन्स्टेंट्स है जो अभी हमें मिलेंगे. इसकी पावर डिसिपेशन 1 वाट है, और इसके अलावा हमारे पास कोई पैरामीटर ऐसा जो हमें चाहिए हो, यस, Z हमें चाहिए होगा, आई मीन इम्पीडेंस, and that is your 4736A 3.5 होगी. तो लेट्स सी, हमने अगर जो हम चीज़ें देख रहे हैं अगर वैसी वहाँ पे मिलती हैं तो हमें डेटा शीट देखना आ गई है, इसका मतलब है. ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द इम्पीडेंस 3.5 ohms, और डेटा शीट पे उसकी जो VZ है वो 6.8 वोल्ट्स है, जीनर वोल्टेज. जीनर टेस्ट करंट जो है वो है 37 मिली एम्पेयर्स. सवाल ये है, हम ये चीज़ें तो वहाँ से देख चुके हैं और हमारे पास ये आ गई हैं. अब सवाल ये था कि व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर टर्मिनल्स. जीनर टर्मिनल्स का मतलब है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये जीनर डायोड है और ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है. इक्विवेलेंट सर्किट हमें पता है, ये प्रैक्टिकल मॉडल है. आई मीन अगर हम इसको सही तरह से देखें, rather it is a complete model. इसमें हमारे पास क्या है, जो डायोड है वो रिप्लेस हो गया है एक वोल्टेज सोर्स के साथ, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज योर इम्पीडेंस एक्चुअली, वो भी हमने इनकॉर्पोरेट की है. तो टोटल जो जीनर था वो यहाँ से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक था, यहाँ से यहाँ तक, which means two parameters. The first one is the Zener voltage, which is 6.8 volts, and some extra potential difference across this resistor, that I mean the impedance. ये resistor जो है कि basically Zener की impedance है. तो हमारे पास जो सवाल है, what is the voltage across the Zener terminals. Zener terminals का मतलब है इन दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस आपने बताना है. तो उसके लिए हमें ये वैल्यू तो फिक्स है, ये वैल्यू चेंज हो रही होगी. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इम्पीडेंस का फॉर्मूला कि उसमें आपके पास चेंज इन करंट और चेंज इन पोटेंशियल जो है हम लिख रहे होते हैं फॉर जीनर.
डायोड, और साथ बताया है उसने कि कब. What is the voltage across the Zener terminals when the current is 50 milliamperes? ये पहला पार्ट है हमारे सवाल का. हम देखते हैं वापस के टेस्ट करंट कितना था, 37 मिली एम्पेयर्स. तो ये जो 50 मिली एम्पेयर्स है, इट इज अ लिटिल मोर देन द IZ. तो रफली हम इसको, आपकी बुक में यहाँ मेंशन नहीं किया होगा वैसे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैक्सिमम जीनर करंट है फॉर एग्जांपल वो ये है 50 मिली एम्पेयर्स. तो आपको जो चेंज इन करंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा इस वोल्टेज को फाइंड करने के लिए, बिकॉज ये वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम ओहम्स लॉ we know that Z, the impedance was defined as delta V over delta I. अब ये इम्पिडेंस जो है ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से फॉर एग्जांपल ये किस तरफ शिफ्ट करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन कि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किस तरफ है. whether it is from the test current to some lower current, that means IZK, or from the test current to some upper value that is approaching to your IZM. उस लिहाज से हम इसको आपकी जो पोटेंशियल जो इसकी वैल्यू है उसके साथ ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा. ओके तो हमारे पास जो टेस्ट करंट है वो ये है, और जिस करंट पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज अक्रॉस द जीनर टर्मिनल्स वो है 50 मिली एम्पेयर्स. तो हम देखते हैं कि हमारा इम्पिडेंस ऑलरेडी हमें पता है 3.5 ओहम्स है. So for IZ equals to 50 milliamperes, the 50 milliampere current is a little more than actually, or 13 milliamperes more than the test current. So delta IZ is final current minus initial current हमें पता है, which is 13 milliamperes, और ये increase in current है actually. तो ये positive 13 milliamperes है. और correspondingly जो हमारी impedance का formula है वो है, उससे हमने देखा delta VZ, that means change in voltage is delta IZ into impedance, which is 45.5 milliamperes. Okay. So क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आप बताएं इस जीनर के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है. अगर ये इम्पिडेंस 0 हो जाए फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कोई करंट ना हो, अदरवाइज आप कह लें, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो इसको हम रिप्लेस करेंगे आइडियल मॉडल में फॉर एग्जांपल, वो होगी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ दिस जीनर वोल्टेज 6.8 वोल्ट्स. तो इस जीनर पे हमेशा से 6.8 वोल्ट्स तो थे ही जो ड्रॉप हो रहे थे VZ में. कुछ एक्स्ट्रा होगा, वो हमने देखना है क्या है. वो एक्स्ट्रा है जो इंक्रीज इन करंट आया है, उस इंक्रीज इन करंट की वजह से कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा. इसकी इम्पिडेंस वेरी नहीं की, इम्पिडेंस वेरी नहीं की, लेकिन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर गया है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, ईदर ऑन द इम्पिडेंस और इन द करंट. अब करंट क्योंकि चेंज हो गया है 37 से 50, तो इम्पिडेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा. तो टोटल जो पोटेंशियल है दैट विल बी सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. तो हमारे पास जो टोटल जीनर के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो है 6.8 प्लस दिस माइनर वैल्यू विच इज इन मिली एम्पेयर्स एक्चुअली. तो ये आ गया है 6.85 वोल्ट्स. अब उसका सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट ये था कि आपने बताना है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर टर्मिनल्स व्हेन, ये वाली बात अब नहीं है, बल्कि व्हेन द, अब हम इसको यूं पढ़ना चाह रहे हैं एक्चुअली. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, what is the voltage across the Zener terminals when the current is 25 milliamperes. हम देखेंगे कि ये करंट क्या जो हमारा टेस्ट करंट है उससे ज़्यादा है या कम है. उस पर डिपेंड करता है कि हमारे जो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा या ज़्यादा होगा. कीप रिमेंबर ये जो 6.8 वोल्ट्स है ये 37 पे है. अगर करंट इससे बढ़ जाएगा
तो हमारी जो पोटेंशियल ड्रॉप है इन दो टर्मिनल्स में वो बढ़ जाएगा, और अगर करंट इससे कम हो जाएगा तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है इस कांस्टेंट वैल्यू पे और इसके साथ इस इम्पीडेंस और इसके साथ जो इसमें से करंट फ्लो करेगा। जो वैल्यू हमारे पास 6.8 लिखी है ये इस करंट पे है 37 मिली एम्पेयर्स पे। लिटिल इंक्रीज इन द करंट एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल ड्रॉप हियर, little decrease in the current, that means decrease in the potential drop here. So let's see, हम इसको please clear it, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं for IZ 25 milliamperes. Okay, now 25 milliamperes is less than the test current, so delta IZ is negative, that is minus 12 milliamperes. That means the change in potential is minus 42 milliamperes. और अगर मैं जीनर पे वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूँ तो उसमें से ये पोटेंशियल डिक्रीज कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सॉरी, सो इट विल बी 6.76 volts rather 6.8 volts. That was it about the question. ये एक आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस जो पढ़ रहे हैं उसमें फर्दर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बताया था पहले ही इस शुरू करने से पहले कि आपको एक तो ज़रूरत पड़ेगी डेटा शीट की। डेटा शीट के यूजेज जो है आपने अभी देख लिया इसी क्वेश्चन में जो हम अभी सॉल्व कर रहे थे, और अब हम इसको देखेंगे केवीएल आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। ये जनरल कुछ इक्वेशंस और हम इसको पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन पे सॉल्व करना चाहते हैं। लिखा हुआ है डिटरमिन द, डू यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा, क्या मसला है? अपना माइक बंद रखें आप लोग, unless you have some question, and in that case raise your hand. This is not the first day you are taking class on Zoom. Thank you. Excuse me sir. Yes, you Sir. are excused. हाँ जी, सर वो डेल आई जेड -12 कैसे आया? इसकी बात कर, कौन सा कह रहे हैं 10 IZ -12 ये वाला? ये सर जो, यस सर, अच्छा, यस सर। डेल्टा IZ बेसिकली क्या है? ये है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो टेस्ट करंट है हायर देन 25, सो इट इज एक्चुअली, अच्छा आपका सवाल ये है कि इसको अगर मैं नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीज, एक्चुअली आप इसको यूं कर लें कि आपका जो वो 25 था ना, दैट वाज IZ के माइनस IZ x IZ, और ये डेल्टा IZ है, इस तरह माइनस आया है। लेकिन माइनस एक्चुअली शो कर रहा है डिक्रीज इन पोटेंशियल को। असल उसकी इंपॉर्टेंस ये है, मैं कभी भी इसको जितने क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा मैं कभी भी डेल्टा आई को ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा IZ माइनस IZ के लिखूंगा, लेकिन एंड पे उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने वो जस्टिफाई करने के लिए माइनस को इस तरह सॉल्व कर दिया -12। ठीक है कासिम? यस सर, समझ आ गया। थैंक यू सर। वेलकम। लेट्स मूव ऑन। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन इन हैंड, और उसमें हमें KVL भी अप्लाई करना पड़ जाएगा। Determine the minimum and the maximum input voltages that can be regulated by the Zener diode. क्वेश्चन ये है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम इनपुट वोल्टेजेस बतानी हैं जो रेगुलेट की जा सकती हैं यूजिंग योर Zener डायोड। और Zener डायोड का जो मॉडल आपने यूज करना है वो आपको ये गिवन है 4733A। दो डेटा सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हैं डेटा शीट पे 4733A, ताकि हमें समझ आ जाए कि डेटा शीट हम यूज कर सकते हैं। सो इट इज योर 4733A। इसमें जो आपने VZ यूज करना है दैट शुड बी 5.1 मिली एम्पेयर, सॉरी वोल्ट्स, और जो आपने
टेस्ट करंट यूज करना है दैट इज आई जेड इज इक्वल टू 49 मिली एम्पेयर्स, जो इम्पिडेंस यूज करनी है जी दैट इज 7 ओहम्स, और जो आपने जीनर जो मिनिमम करंट उसका है वो करना है आई जेड के यूज करना है, वो होगा 1 मिली एम्पेयर्स। ओके, तो कीपिंग इन माइंड these things we should go back to our question। डेटा सारा डेटा शीट से लिखने की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं कि इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया होता है, हम सॉल्यूशन जो इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि वी आउट क्या है, यहाँ से हमें बाकी तमाम चीज़ें समझ आएंगी। वी आउट इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वी आउट है जीनर टर्मिनल पोटेंशियल्स के, जो हमने अभी फाइंड करना सीखा है पिछली एग्जांपल में। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पिछली एग्जांपल समझ आ गई हो फॉर टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। और वो क्या है प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम ये था कि एक जीनर डायोड था, एक वोल्टेज सोर्स था, और कहा गया था कि आप वोल्टेज सोर्स भी नहीं था बल्कि बाकी डेटा गिवन था इस तरह से कि आप जीनर का टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर सकें। इस जीनर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एग्जैक्टली the same way as we had done in the previous example। यहाँ पे ये जीनर जो है ये इसके दो टर्मिनल्स हैं, इनके अक्रॉस ही जो वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड वी आउट, और ये जीनर जो है ये इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ पोटेंशियल सोर्स एंड resistor showing the impedance of this zener। तो क्या हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, मैं बता रहा हूँ कि ये वी आउट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। वी आउट है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द जीनर, और हमने देखा कि वी आउट का कोई फार्मूला फिक्स नहीं है। इसका फार्मूला बेसिकली आपको दो डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो इस तरह कि अगर तो वी आउट आप फाइंड कर रहे हैं फॉर सम इंक्रीज्ड करंट देन द टेस्ट करंट, तो वी आउट का फार्मूला बन जाएगा उस वक्त आपका वी आउट जो है एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू वी जी विद प्लस और माइनस डेल्टा वी, वेयर प्लस कब आएगा, प्लस कब तब आएगा जब आप यूज कर रहे हैं इट फॉर आई some greater current than the IZ, I mean जो टेस्ट करंट था उससे ज़्यादा करंट है, और हम इसको I mean IZM भी लिख सकते हैं, that is the maximum current actually। और दूसरा ऑप्शन क्या है, सब्ट्रैक्ट कब होगा, when your I is less than IZ, zener test current, जिसका दूसरा मतलब ये है एक्चुअली कि ये जो I है ये IZK है और ये जो I है ये IZM है। तो V out is equal to VZ plus something or minus something depending upon the current you are calculating on। अगर आपका करंट जो है वो ज़्यादा है IZ से तो आप V out फाइंड कर रहे होंगे VZ plus some voltage, और अगर ये आपके पास जो है वो करंट जो है टेस्ट करंट से कम है, जैसे हमने देखा था 37 की बजाय 25 मिली एम्पियर पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका वी आउट जो है वो वी जेड माइनस समथिंग होगा, एंड दैट समथिंग डिपेंड्स ऑन द चेंज इन करंट मल्टीप्लाइड बाय द इम्पिडेंस, वेयर इम्पिडेंस एंड द चेंज इन करंट आर ऑलरेडी गिवन इन द डेटा शीट। ओके, अब हम हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको बिल्कुल शामिल ही ना करें, क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरीके से कि प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है एग्जांपल में, मैं इससे थोड़ा डिफरेंट सॉल्व करूंगा और फिर हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे आपस में। मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसकी हम बात करते हैं। अब मुझे पूछा गया है कि आप बताएं मिनिमम और मैक्सिमम जीनर वोल्टेजेस जो हैं रेगुलेट की जा सकती हैं वो कितनी हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मुझे पास ये एक क्लोज लूप है,
इस क्लोज लूप में मैं लगाना चाहता हूँ KVL। KVL क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट विल बी V इन अच्छा, एक और काम हम करते हैं, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इसको कन्वेंशनल करंट, तो उसके लिहाज से हमारे पास इस पर पोलैरिटी लग जाएगी प्लस माइनस, और ये जीनर जो है इसको हम रिप्लेस भी कर लेते हैं विद जीनर इम्पिडेंस एंड अ पोटेंशियल सोर्स, ताकि हमें ये सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो वेयर दिस इज योर जीनर इम्पिडेंस, सॉरी, और ये आपका जो है ये VZ की वैल्यू होगी यहाँ पे। I'm sorry if it is not perfect in looks. Well, let's move on with the Kirchhoff voltage law. तो ये इम्पिडेंस जो है इस पे हम पोलैरिटीज लगाना चाहते हैं। कलर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो इस पे जो पोलैरिटी आएगी वो होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वेयर पोटेंशियल सोर्स पे ऑलरेडी पोलैरिटीज लगी हैं। तो हम अब KVL अप्लाई करेंगे तो इट विल बी V इन। मैं जो पोलैरिटी लिख रहा हूँ वो वाली होगी जहाँ से हम इस अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लीव कर रहे हैं। वी मे अदरवाइज गो विद द कंपोनेंट वी आर एंटरिंग इनटू। तो मैं लीव से लिखूँ तो इट इज़ पॉजिटिव V इन, नेगेटिव VR, negative delta VZ, और उसके बाद है नेगेटिव VZ is equal to 0. So let me tell you this, ये डेल्टा VZ जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकती हैं, और इसी की वैल्यू के साथ पता चलेगा कि यहाँ पे ये प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन अगर हम इसको, हमें पूछा गया था डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेजेस दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय यूजिंग द ज़ीनर डायोड, तो हमें V इन फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम इसको क्या करते हैं, दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, जिसको फाइंड करना है उसे एक तरफ कर देते हैं, और फिर इधर इक्वल टू VR प्लस डेल्टा VZ प्लस VZ, और हमें फाइंड करना है V इन एक्चुअली। अब ये हमें दूसरी बात ये देखना पड़ेगी कि ये V इन मिनिमम कब आएगा और मैक्सिमम कब आएगा। तो इट्स सिंपल, अगर तो डेल्टा VZ जो है वो ऐड हो रहा है तो ये V इन मैक्सिमम हो जाएगा, इसका आंसर बढ़ जाएगा जाहिर है, अगर ये पॉजिटिव है डेल्टा VZ। और अगर डेल्टा VZ नेगेटिव है तो V इन मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि VR भी कांस्टेंट रहता है और VZ भी कांस्टेंट रहता है। तो जो डिसाइडिंग पैरामीटर है वो डेल्टा VZ है एक्चुअली। डेल्टा VZ किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा VZ डिपेंड कर रहा है, ये उस वक्त पॉजिटिव आएगा जब हम डिस्कस कर रहे हैं, डेल्टा VZ उस वक्त पॉजिटिव होगा जब हमारे प्रॉब्लम जो है वो, उसमें जो करंट है वो टेस्ट करंट से ज़्यादा होगा, IZ से ज़्यादा करंट है। और इसी तरह से अगर इसमें जो टेस्ट करंट से कम करंट हुआ, 49 मिली एम्पेयर से कम करंट हुआ, तो वो इसका मिनिमम वोल्टेज होगा जो रेगुलेट किया जा सकता है। अब हम अपना जो एक्चुअली डेल्टा VZ है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा VZ क्या है? डेल्टा VZ can either be written as this, and that is IZM minus IZ, which of course will be positive, I'm sure you know this, multiplied by ZZ, the impedance. ये डेल्टा VZ जो है ये वो है जो ऐड होगा, जब हम IZ से ज़्यादा करंट की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम करंट की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा डेल्टा VZ का जो फॉर्मूला हो सकता है
वो ये है कि इट इज आई जेड। अगर हमने इक्वेशन यही रखनी है, ये हमारी मर्जी है बाय द वे, अगर मैंने इक्वेशन हमेशा यही रखनी है तो फिर मैं यहीं पे डेल्टा वी जेड को डिफाइन इस तरह कर रहा हूँ कि नेगेटिव आंसर आए। दैट मीन्स आई जेड के which of course will be less than iz, giving us a negative symbol, izk minus iz multiplied by z। आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। अगर आप चाहें तो आप अदरवाइज ये कह सकते हैं कि मैंने डेल्टा वी को कभी ऐड करना है, कभी सब्ट्रैक्ट करना है। उस सूरत में फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा ग्रेटर करंट माइनस स्मॉलर करंट। तो ग्रेटर आई जेड है और आई जेड के स्मॉलर है, उसमें फार्मूला में माइनस खुद ब खुद नहीं आ रहा होगा। आपको याद रखना है कि आप जो हैं वो कब डेल्टा वी जेड को ऐड करें और कब ऐड करें और कब सब्ट्रैक्ट करें। अगर आपको ऐसा भूल जाता है, सिर्फ डेल्टा वी जेड की वैल्यू पुट करना चाहते हैं इसी फार्मूला में जो आपने केवीएल से कैलकुलेट किया है, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप अपना जो डेल्टा वी जेड है उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो याद रख लें। डेल्टा वी जेड विल बी आई जेड एम माइनस आई जेड, आई मीन the maximum possible zener current है माइनस द टेस्ट zener current, और इसी तरह से यहाँ पे zener knee current माइनस टेस्ट current, तो यहाँ से एक नेगेटिव आ जाएगा। वेल इसको हम, ये फार्मूला आपके सामने आ गया है। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि मैं इस फार्मूला को पहले यूज करना चाहता हूँ, इस सेकेंड फार्मूला को, एंड देयर इज अ रीजन, एंड द रीजन इज आई जेड के मेरे सामने लिखा हुआ है 1 मिली एम्पेयर है। तो आई जेड के इज 1 वेयर आई जेड इज 49 गिविंग मी माइनस 48 मिली एम्पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 ओहम्स। इससे मेरे पास जो आंसर आएगा वो डेल्टा वी जेड का है। इस डेल्टा वी जेड को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ डेल्टा वी जेड, और वी जेड कितना है ये भी हमें पता है 5.1 है, तो एक वैल्यू बच गई है विच इज आई आर। और हमें पता है कि अगर हमें वोल्टेज ना पता हो तो हम उसको करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस से लिख सकते हैं। तो वी आर एक्चुअली इज आई कौन सा है जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो है आई जेड के। पहले हमने ये सिलेक्ट किया है फार्मूला, तो आई जेड के वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो वी आर विल बी आई जेड के times r, v is equal to IR से, so it will be 49 multiplied by, आप में से कोई इसको पेज पे सॉल्व करे प्लीज, ताकि हम अपना आंसर जो है वो कंपेयर कर सकें। जो मैं बता रहा हूँ आप इस तरह सॉल्व कर लें, और वो है आई जेड के टाइम्स आर, विच मीन्स आई जेड के इज 1 milliamperes multiplied by 100 ohms giving us 100 milliampere, which means 0.1 in volts, sorry 100 millivolts था, जो कि बाद में बनेगा इस इन वैल्यूज पे आई जेड के और आर पे ये बन रहा है 0.1 volts. Now let's calculate this delta VZ. It is IZK minus IZ, where IZK is 1. 1 minus 49 is 48. 48 times 7. Calculator है मेरे पास तो मैं कर लेता हूँ। 48 times 7 is 336. और जब मैं इसे volts में convert करूँगा तो it will be 0.336 in volts. और VZ है मेरे पास 5.1। सो और मैंने करना नेगेटिव साइन नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। नेगेटिव आएगा। सो मेरे पास है 5.1 प्लस ये वाला 0.1, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, प्लस 0.1 इट इज 5.2 माइनस 0.336 इट इज 4.864। इसको मैं सेव कर लूँ और हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। मेरा जो आपके सामने V इन मिनिमम देखेंगे 5.1 से कम है ना, और ये किस करंट के लिए मैंने फाइंड किया है,
वी आई जेड के लिए, आई मीन मिनिमम जीनर करंट के लिए मैंने कैलकुलेट किया है। अगर इससे भी कम करंट हो गया तो क्या होगा? अगर इससे करंट कम हो गया तो जीनर का जो काम हम इससे यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखे, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट जरूर रखे। तो वो जो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है वो तभी मुमकिन है जब ये जीनर ब्रेकडाउन के बाद की वोल्टेज है, आई मीन नेगेटिव में, जीनर ब्रेकडाउन से ज्यादा वोल्टेज है। तो आई जेड के इज द मिनिमम करंट जिससे पहले जीनर ब्रेकडाउन नहीं होता, इस पे जीनर ब्रेकडाउन होता है। तो ये वो मिनिमम वैल्यू है, वी जेड के है एक्चुअली, जो इस इनपुट सोर्स से अगर आए तो जीनर जो है इसको विद स्टैंड कर लेगा फॉर रेगुलेशन। तो हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये हमने सब जो किया है वो सही हुआ भी है या नहीं। तो हमारे पास V इन मिनिमम जो है 4.86 वोल्ट्स हैं। इवन वैल्यूज भी आप देख रहे होंगे मोर और लेस सिमिलर आएंगी। कैसे? ये -0.336, मैंने जो आई जेड माइनस आई जेड के की बजाय मैंने आई जेड के माइनस आई जेड लिखा था इंटेंशनली, ताकि मेरा जो नेगेटिव है वो आ जाए फार्मूला में, मुझे अलग से नेगेटिव ना डिफाइन करना पड़े। ये जो वी आउट के साथ माइनस डेल्टा वी जेड है, उसकी बजाय मैंने डायरेक्ट फार्मूला बनाया है और उसके मुताबिक खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा आई जेड के माइनस आई जेड से। सो इट इज़ 0.336। इसमें हमने क्या कर दिया, वी जेड को भी ऐड कर दिया, 4.76 हो गया, आई मीन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, और साथ हमने आई जेड के इंटू आर किया, तो ये 4.86 है जो हमने कैलकुलेट किया, मैंने आपको बताया था अभी। वो आंसर आ जाएगा। नाउ ये तो हमने फाइंड किया है एक पार्ट इसका, और ये एक पार्ट ये था कि यहाँ पे था कहीं लिखा हुआ हमने, यस, पहला पार्ट था कि मिनिमम इनपुट वोल्टेज बताएं जो रेगुलेट हो सकती है यूजिंग दिस डायोड मॉडल। डायोड मॉडल का मतलब है, डेटा शीट जाके देख लो इसकी और उसके पैरामीटर्स के मुताबिक आई जेड के फाइंड करो और डेल्टा वी जेड निकालो और वहां से वी इन निकालें। क्योंकि हमने आई जेड के पे सॉल्व किया है तो दिस इज आर वी इन मिनिमम। नाउ अगर हम वी इन मैक्सिमम यूज करना फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, वी इन मैक्सिमम जो है उसको फाइंड करने के लिए हमें अपना जो दूसरा करंट है, दूसरी पीक वाला, आई मीन मैक्सिमम जीनर करंट विच इज आई जी एम, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने देखा डेटा शीट से कि हमारे पास जो पावर डिसिपेशन है वो 1 वॉट है। इसके लिए पावर डिसिपेशन 1 वॉट है और पावर इज इक्वल टू होता है वी आई, this power dissipation actually is VI, and keep remember this is your power dissipation, maximum power dissipation है ये, और इसको मैं अगर डिवाइड कर दूंगा V से तो ये मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम आपका जो जीनर करंट है। सो हम क्या यूज कर रहे हैं, PD max और P max divided by your V zener voltage, that will give you the maximum current, that is IZM, because VZM ऐसा डिफाइंड नहीं है तो VZ से आप IZM फाइंड करते हैं। वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, आपका मैक्सिमम पावर होगा मैक्सिमम करंट पे, क्योंकि वोल्टेज तो आप रेगुलेट कर रहे हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोल्टेज मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो पावर मैक्सिमम पे करंट आ रहा है दैट इज योर IZM। तो 1 डिवाइडेड बाय 5.1 क्या आंसर आएगा, लेट मी चेक इफ यू कैन हैव इट हियर। Yeah, it is 1 over 5.1, 196 milliamperes. So now you know your IZM. This is where we were. तो IZM आ गया है 196 milliamperes. IZM is, वो सब कहाँ हैं जो कह रहे थे हम रिकॉर्डिंग क्लास में समझ नहीं सकते, इवनिंग वाले? मुझे लग रहा है यहाँ सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट्स ही हैं। यहाँ कोई इवनिंग से है बाय द वे? जी सर ले रहे हैं, इवनिंग वाले भी हैं। कौन है सर मैं हूँ बाबर जावेद, एक इकरा हमारी है, इसके अलावा
वो जिसने मुझे कहा था ना कि रिकॉर्डिंग से मसला होता है, वो नहीं है कम से कम। चलें, जो हम हैं हम तो हैं। अच्छा, सही है। मॉर्निंग के भी सर अगर 5 लड़के अगर हम हैं इवनिंग से, तो मॉर्निंग से भी तो इतने पार्टिसिपेंट्स नहीं है, 14 बनते हैं टोटल। वो क्योंकि भी ये टाइम उनको सूट नहीं करता। अगर उनके टाइम पे क्लास होती तो वो ज्यादा होता है। ये आपकी वजह से इस टाइम पे 5:30 होती ना क्लास, अगर तो वो ज्यादा होते है। 5:30 पे हम सुबह में तो 40+ होते हैं। हाँ जी, देखो ये सर कुछ मॉर्निंग वाले भी सर इवनिंग में उसमें जॉब्स भी कर रहे होते इवनिंग हैं, वाले भी कैटरिंग होते हैं 40+ में। देखें, मॉर्निंग वालों के भी तो मसाइल है ना अपने। खैर ठीक है, मैं यस ये सर, सिर्फ कह रहा हूँ इवनिंग में कि जॉब। इवनिंग वालों को सबको होना चाहिए था। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है, अगर उनकी मर्जी से क्लास रखी जा रही है, या वो कहते हैं सर हमने मैंने क्लास कहा था जी। सर मैंने कहा था 5:30 पे क्लास होनी चाहिए, फिर सीआर ने कहा कि 7:30 पे होगी। आप कौन हैं? आप हैं इकरा शहजादी। अच्छा, थैंक यू बेटा। और जी सर। आइंदा इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आज इसमें आपकी रेगुलर क्लास भी थी ना 5:30, वो नहीं हुई क्या? वो भी हुई सर नहीं हुई, सर नहीं हुई सर। सर नहीं हुई। वो आपका सर ने सीआर आपका लेक्चर भेज दिया सीआर था। जो है वो फिर झूठ भी बोलता है। देखिए, वो मुझे कह सकता था क्लास नहीं नो हुई थी, सर, टाइम सर आपका। हमारी रेगुलर शेड्यूल्ड क्लास होती है। सर ने क्लास के टाइम पे मैसेज किया है कि आपको लेक्चर सेंड करूंगा, क्लास नहीं हो सकती। कितने बजे तकरीबन? हमारी शेड्यूल्ड कितने क्लास बजे? होती है। कितने साढ़े बजे? सर का मैसेज है जो, हाँ मैं एक जी। मिनट टाइम देख के बताता हूँ। सर इमरान साहब का जो मैसेज आया था वो आया था हमें 5:30, एग्जैक्टली 5:30 पे आया है। हाँ, तो इसी टाइम आपका सीआर मुझे कह रहा था क्लास लेट कर दें, इससे कोई 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले। तो वो कह सकता था सर क्लास कैंसिल होगी, आप ले लें। आई मीन वो कह सर सकता था। इस आप सब तो बात मुझे अप्रोच नहीं कर सकते थे ना। जो मुझे जोर लगा रहा था क्लास लेट करने पे, वो कह सकता था। सर वो आप हमारे नहीं। कहने पे ही जोर लगा रहा था। हम इवनिंग वालों की हमने कहा हमारी टाइमिंग चेंज हो चुकी है जॉब की। हमारी 6 तक अब जॉब की टाइमिंग होती है। हमने कहा था कम से कम घंटा हमें मिल जाए ताकि हम क्लास में पहुंच सकें। इस वजह से अच्छा उसको अच्छा। अपना प्रॉब्लम नहीं, तो वो तो 2 बजे घर होता है। वो हमारी वजह से तो कह वो रहा अभी था। कहाँ है फिर? घर है अगर तो? सर ये तो नहीं कह सकता मैं वो कहाँ होगा, तेनू मिनट मिनट की लेकिन खबर हम है, नहीं पहुंच पता? गए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। तो सर प्लीज हमारी क्लास मॉर्निंग में रख रहे हैं, हमें मॉर्निंग में हम लोग को इजीली हम लोग ले सकते हैं क्लास। ये कौन बोल रहा है जिसका माइक भी ओपन नहीं है? ये हैं सादिया मतीन। अच्छा बेटा, ठीक है, करते हैं, थैंक यू करते सर। हैं। वेलकम। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो हम बात कर रहे हैं आई जेड एम की। तो आई जेड एम जो है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। वो आया है 196 मिली एम्पेयर्स। बस बाकी काम वही है जो हमने पहले किया है। फार्मूला ये है डेल्टा वी जेड का। वी आर चेंज हो जाएगा बिकॉज उसका फार्मूला हो जाएगा आई जेड एम इंटू आर। तो हम कैलकुलेट करते हैं इन चीज़ों को नए क्वेश्चन के लिए। जो हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो विद स्टैंड कर सकता है जीनर इन द रेंज ऑफ रेगुलेशन। तो डेल्टा वी जेड है आई जेड एम माइनस आई जेड विच इज 196 माइनस 49। लेट मी प्लीज कैलकुलेट इट। 49, it is 147 times 7 divided by 1000 to convert it into volts, 1.029. 1.029 volts। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें वी आर फाइंड करना पड़ेगा। वो होगा आई ZM into R, which is actually IZM have 196 or 196 times 100 divided by 1000. It is 19.6 volts. बेटा अपना माइक बंद करें। Okay, 196
19.6 वोल्ट्स और 1.029 वोल्ट्स इसमें ऐड कर देंगे 5.1 में. सो वी विल हैव 5.1 प्लस 1.029 25.729. तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जो आ सकती है वी इन मैक्सिमम वो है 25.729. आई थिंक ये बताया था मैंने आप लोगों को. ओके, लेट्स क्लियर दिस. ये मैं डिलीट करने लगा हूँ जो लिखा है. किसी ने सवाल पूछना है इसमें से तो अभी पूछ ले मुझे. कोई फार्मूला में मसला है कोई अगर. नो वन, फाइन. तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. ओके, दिस इज योर मैक्सिमम ज़ीनर इनपुट वोल्टेज जो रेगुलेट की जा सकती है by using this particular model of the Zener जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो हम बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम की इनपुट वोल्टेज पे, उसका ताल्लुक है करंट के साथ. मैक्सिमम और मिनिमम करंट जो हैं वो इनपुट सोर्स पे ज़ाहिर डिपेंड करते हैं. तो इनपुट सोर्स जब कम होगा तो करंट भी कम फ्लो कर रहा होगा, तो हम IZ के लिए सॉल्व करते हैं. और जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो तब करंट भी मैक्सिमम होगा, उसको हम IZM पे सॉल्व करते हैं. आपकी बुक में जो सॉल्व किया गया है उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इस टर्मिनल पोटेंशियल जो V आउट को पहले कैलकुलेट करते हैं. और V आउट कैलकुलेट करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हमने पिछली प्रॉब्लम में V आउट कैलकुलेट किया है. यहाँ पे ये V आउट ही था जो हमने देखा था. हमने कहा था कि इसमें या तो ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा. ऐड तब होगा जब करंट टेस्ट करंट से ज़्यादा है और सब्ट्रैक्ट तब होगा जब टेस्ट करंट से कम करंट है. तो ये हम देख लेते हैं कि बुक में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया है. उन्होंने V इन मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए पहले V आउट कैलकुलेट किया है. हाउ? V आउट इज 5.1 दैट इज VZ माइनस डेल्टा VZ. और माइनस इसलिए कि आपके पास आप सॉल्व कर रहे हैं फॉर IZK. IZK के लिए ये नेगेटिव हो रहा है और IZM के लिए ये ऐड हो जाएगा. 5.1 प्लस डेल्टा VZ which is IZ minus IZK Z which gives you 4.76 volts. और अगर आप चाहते हैं कि V in निकालें तो यूजिंग योर KVL अगेन, ये पूरा V out है. तो सो योर V in is equal to V potential drop across R plus potential V out. So IZKR plus V out gives you 4.86. Similarly IZM फाइंड करने के बाद फिर V out फाइंड किया और KVL यूज करके V in मैक्सिमम फाइंड किया हमने. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है. यूजिंग योर Zener, determine the minimum and the maximum load currents for which the Zener diode in figure 3-14 जो कि नीचे होगी यकीनन यहाँ पे, उसके लिए आपने क्या करना है, will maintain the regulation. रेगुलेशन का मतलब है कि हमने बेसिकली वो करंट फाइंड करनी है, लिमिट्स दोनों IZK और IZM उस बाउंड्री में हमने रहना है. What is the minimum value of RL that can be used? Data given है. Assume an ideal Zener diode where impedance is 0 and VZ remains a constant 12 volts over the range of the current values for simplicity. हमने फाइंड क्या करना है, determine the minimum and the maximum load currents. By the way, अगर हम इस प्रॉब्लम को यहाँ से देखें पहले, इस डायग्राम से, let me please magnify it a bit to understand it. देखें, लोड पे करंट की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक पॉसिबिलिटी है कि इस पे करंट जो है मैक्सिमम करंट जाए, और वो मैक्सिमम करंट तब जा रहा होगा जब हमारे पास लोड जो है वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं फॉर एग्जांपल. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब लोड मैक्सिमम है, लोड मैक्सिमम मीन इनफाइनाइट है, तो इसमें कोई करंट पास ना कर रहा हो. जब कोई करंट यहाँ से पास नहीं कर रहा तो सारा करंट इधर जा रहा होगा जाहिर है. जब सारा करंट जीनर में से गुजर रहा है तो उस वक्त जो करंट की वैल्यू है वो बताएगी कि क्या ये जीनर जो है
वो अपनी रेगुलेशन में है या नहीं. लेट मी टेल यू हाउ. फॉर एग्जांपल टोटल करंट है 5 मिली एम्पेयर्स लेट्स से, और वो 5 मिली एम्पेयर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता था, लेकिन लोड जो है ये बहुत 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 बड़ा है, जिस वजह से क्या हुआ कि इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा, सारे का सारा करंट इधर पास कर रहा है. लेट मी टेल यू, आप जब कह रहे हैं जीनर जो है वो रेगुलेशन के लिए यूज करना है, तो आपको पता आप क्या कह रहे हैं, इसका मतलब भी पता होना चाहिए हमें. इसका मतलब है कि जीनर जो है वो कुछ इधर है. आई मीन ये पॉइंट और फिर एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ये दो पॉइंट्स हैं. रफली स्केच किए हैं मैंने, थोड़ा सा ये ज़्यादा गैप यहाँ पे ज़्यादा आ गया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ करंट ये क्लियर है ग्राफ सारा. इन टर्म्स ऑफ करंट ये वो मिनिमम करंट है जो जीनर में से पास करना चाहिए टू ब्रिंग इट इनटू द रेगुलेशन, और ये वो मैक्सिमम करंट है जो पास कर सकता है फॉर अ जीनर to stay within the range of regulation. So हम जब बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम करंट्स बताएं, तो एक्चुअली हम वो बात कर रहे हैं कि हम इसके विद रिस्पेक्ट टू लोड देख रहे हैं. हम देखेंगे लोड में सबसे कम करंट कितना फ्लो कर सकता है, 0 एम्पेयर. अगर 0 एम्पेयर करंट इधर से फ्लो करे और उस वक्त जीनर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए या इस मिनिमम करंट से कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि रेगुलेशन में नहीं है. तो कभी भी 0 एम्पेयर करंट लोड में से फ्लो नहीं करना चाहिए. मैं इसको दोबारा बताता हूँ जो मैं कह रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी बात मज़ीद क्लियर हो जाए. देखें, लोड में से हमने सिलेक्ट कर लिया मिनिमम करंट. लोड में से मिनिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, वो है 0 एम्पेयर, और हमें इनपुट सोर्स पहले से पता है. अगर लोड में 0 एम्पेयर करंट है और हमारे इस जीनर डायोड में, इसका बाकी डेटा भी गिवन है, नीचे मॉडल नंबर नहीं गिवन, डेटा दे दिया होगा ये ऊपर क्वेश्चन में जैसे डेटा गिवन है. IZM है 50 और IZK है 1 मिली एम्पेयर्स. फॉर लोड, इन्फिनिट लोड का मतलब है कि लोड है ही नहीं, तो ये पार्ट सर्किट में नहीं है. आपने KVL अप्लाई करना है इधर, और लकीली ये आइडियल मॉडल है तो इसमें इम्पीडेंस भी नहीं है, तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ कनेक्ट करते थे वो नहीं है. अगर इसको मैं रिप्लेस करूँ तो ये सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स के साथ रिप्लेस होगा. लेट मी टेल यू हाउ. यहाँ पे हमारे पास जीनर की बजाय आ जाएगा एक वोल्टेज सोर्स जिसकी पोलैरिटी होनी चाहिए ऑपोजिट टू दिस सोर्स. आई मीन पॉजिटिव से कनेक्ट करना चाहिए ताकि ये इसको अपोज कर सके, रिवर्स बायस में हो. आई मीन ओके. अब हमारे पास ये क्लोज लूप है और ये जीनर जो है वो इससे रिप्लेस हो चुका है. टोटल 3 कंपोनेंट हैं, Vin और R और ये VZ, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. अगर आप कन्वेंशनल करंट की बात करें तो पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे है. यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, 470 ओम्स रजिस्टर है. सो मुझे फाइंड क्या करना है, करंट. कीप रिमेंबर, लोड मैंने 0 कर दिया है, यहाँ पे तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो हम करंट फाइंड करते हैं विच इज IZ. इट शुड बी इक्वल टू Vin माइनस ये जो है हमारे पास जीनर वोल्टेज वो VZ डिवाइडेड बाय योर R. कैसे, इससे पहले अगर हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. Vin जो है वो ड्रॉप होता है दो डिवाइसेस में, जिसका भी नेगेटिव बाद में है, इसका भी नेगेटिव बाद में है, तो इक्वल के उस तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगे. तो Vin इज एक्चुअली इक्वल टू VR प्लस VZ यूजिंग KVL, और VR जो है हमारा वो क्या है, दैट इज IZR. मुझे अभी पता नहीं है कि वो मिनिमम करंट है मैक्सिमम करंट है क्या होगा, तो हमने वो देख लिया कि IZ फाइंड करना है. तो IZ फाइंड करने के लिए IZR प्लस VZ. तो अगर मुझे IZ फाइंड करना है तो पहले VZ को माइनस कर देंगे Vin से और डिवाइडेड बाय R. बाय द वे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लोड कनेक्टेड है या नहीं है.
लोड कनेक्टेड नहीं है, मैं सिर्फ इस लूप की बात कर रहा हूँ, सच कंडीशन इज कॉल्ड नो लोड कंडीशन। तो इसको वी इन, आपकी बुक में यहाँ पे साथ ब्रैकेट में लिखा होगा वी इन एन एल, आई मीन नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी इन माइनस वी जेड, वी इन इज 24, वी जेड इज रिटर्न हियर विच इज 12, so it is 12 divided by r which is 470, इसको अगर मैं मिली एम्पेयर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, so it is 25.5 आई जेड की वैल्यू आ रही है मेरे पास। अगर आप में से किसी और ने कैलकुलेट किया है तो या नीचे उन्होंने लिखा होगा, हम उसे देख लेंगे। 25.5 मिली एम्पेयर्स। अब जब आप लोड कनेक्ट करेंगे यहाँ पे तो देखिए नेगेटिव करंट तो फ्लो नहीं करना ना, कुछ करंट तो इधर जाएगा ही। जब थोड़ा सा भी करंट इधर जाएगा तो यहाँ से करंट कम हो जाएगा, वो करंट ज़ाहिर है इस तरफ जा रहा होगा लोड की तरफ। तो नो लोड पे बेसिकली ये वो मैक्सिमम करंट है जो फ्लो कर रहा है आपके जीनर से, और वो है 25.5 मिली एम्पेयर्स। लेट मी टेल यू अगेन, इस इनपुट सोर्स के साथ, इस रजिस्टर के साथ अगर सिर्फ ये जीनर डायोड अकेला कनेक्टेड हो तो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है 25.5 मिली एम्पेयर्स। ओके, इस वक्त लोड में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? लोड तो कनेक्टेड ही नहीं है, लोड में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये वो सिचुएशन है जो बेसिकली जीनर की अगर बात करें तो जीनर में ये मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है इन दीज कंडीशंस। जैसे ही हम लोड कनेक्ट कर देंगे, लोड की रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिट तो नहीं रहेगी ना, कुछ वैल्यू तो होगी इसका। या अदरवाइज आप यूं कहें कि जैसे ही हम यहाँ पे एक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच इज लोड कनेक्ट कर देंगे तो करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो जीनर में करंट जो है वो इससे ज्यादा नहीं आ सकता जो 25.5 मिली एम्पेयर्स है, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ जीनर। लेकिन हमें सवाल जीनर का नहीं है, हमें सवाल पूछा हुआ है लोड के बारे में, तो हम लोड करंट की बात करते हैं इसके बाद। फिलहाल हमने क्या किया है, एक ऐसी कंडीशन फर्ज की है जिसमें हमारे पास सारे का सारा करंट जो है वो जीनर में से गुजर रहा है। अब मैं एक बेसिकली रॉन्ग कंडीशन फर्ज करूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि हम कैसे गलत कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ें। आप फर्ज करें लोड जो है शॉर्ट सर्किटेड है, शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा, सारे का सारा करंट उधर से फ्लो करेगा। जब शॉर्ट सर्किट से करंट फ्लो करेगा तो जीनर में कितना करंट होगा, जीनर में करंट होगा 0। जीनर का जो मिनिमम करंट है वो 1 मिली एम्पियर होना चाहिए फॉर द रेगुलेशन। आई मीन दिस इज द कॉन्सेप्ट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर, कि आपका लोड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ना तो वो ऐसा करंट फ्लो करवा दे, आई मीन जीनर में से जो आई जेड के से कम है, या ना ही ऐसा जो आई जेड एम से ज़्यादा है। तो रेगुलेशन का मतलब यही था जो हम बात कर रहे थे। अब मैं इसको, ये डिस्कशन हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये सब एग्जाम्पल में नीचे चीज़ें इस तरह की सॉल्व हुई हैं। तो मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है बेसिकली कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। नो लोड कंडीशन का मतलब क्या है, फुल लोड कंडीशन भी होती है जिसमें हम इसको ये बेसिकली जब उसकी वैल्यू जो है वो हम इसको शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। तो लेट मी मूव ऑन विद द गिवन डेटा। कीप रिमेंबर हम क्या कह रहे हैं कि वी जेड 12 है, आई जेड के पता है, आई जेड एम पता है, और सवाल ये था कि आप बताएं मिनिमम जो करंट है लोड में से कितना गुजरेगा और मैक्सिमम लोड में से करंट कितना गुजर सकता है। तो स्टार्टिंग फॉर इन्फिनिट रेजिस्टर, आई मीन जो हमारा लोड जो है वो मैक्सिमम है, मतलब ये ब्रांच ओपन है, तो उस वक्त लोड करंट 0 होगा। तो लोड करंट 0 है तो इज द मैक्सिमम एंड इक्वल टू द टोटल सर्किट करंट विच इज आई टी। टोटल करंट हमने कैलकुलेट किया 25.5 मिली एम्पेयर है, और 25.5 मिली एम्पेयर करंट जो है वो कहाँ से गुजर रहा है इस वक्त, सारे का सारा जीनर में से पास कर रहा है। ओके, इफ RL is removed from the circuit, दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा, the load current is 0 since IZ max is less than IZM. I mean 0 ampere is an acceptable minimum load value because zener जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है। तो लोड पे मिनिमम करंट कितना ट्रैवल कर सकता है,
0 एम्पेयर। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि नेगेटिव करंट तो होना नहीं है। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते और हमारे पास नो लोड कंडीशन पे, आई मीन आई एल इज इक्वल टू 0 एम्पेयर पे जो यहाँ पे करंट आता वो 50 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होता या 1 मिली एम्पेयर से कम होता, तो हम कहते हैं कि ये लोड पे ये करंट पॉसिबल नहीं है। लोड पे ये करंट पॉसिबल कब नहीं है? हमारा प्रॉब्लम आप याद रखिएगा, प्रॉब्लम ये है कि आपने डिटरमिन करना है मिनिमम और मैक्सिमम करंट लोड पे फॉर टू विच जीनर कैन बी यूज्ड एज अ रेगुलेटर। जीनर को रेगुलेटर के तौर पे यूज भी करना है साथ। आई मीन अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या लोड पे कोई भी करंट हो सकता है, तो लोड पे कोई भी करंट हो सकता है, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है कि उस वक्त जीनर एज अ रेगुलेटर काम भी कर रहा हो। तो हमारा जो प्रॉब्लम इन हैंड है वो ये है कि जीनर को एज अ रेगुलेटर यूज करना है। उस वक्त बताएं कि लोड में मिनिमम कितना करंट ट्रैवल करेगा और मैक्सिमम कितना ट्रैवल करेगा। तो हमने एक कंडीशन देखी कि मिनिमम 0 फर्ज करते हैं, नेगेटिव करंट की तो होना नहीं है वो। ओके, मिनिमम करंट हमने देखा कि 0 हो सकता है, क्योंकि 0 पुट करने से जो हमारा जीनर है वो अपनी इन दो एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान उसमें करंट रहता है फॉर द गिवन इनपुट सोर्स एंड द गिवन ये जो रजिस्टर है हमारे पास। सपोज करें कि यही सारा क्वेश्चन है और यहाँ पे लिख दिया है 50 वोल्ट्स, तो हम 50 वोल्ट्स के लिए अगर सॉल्व करें लेट से, तो इट विल बी, मैं कैलकुलेट करता हूँ इसे, 50 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 470 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आ रहा है 80.85। इसका मतलब क्या हुआ कि लोड पे 0 करंट नहीं हो सकता फॉर द रेगुलेशन, क्योंकि ऐसा करने से जो जीनर करंट है इस फार्मूले से जो कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम, वो बन जाता है 80, वेयर 80 इज ग्रेटर देन 50 IZM। तो उस सूरत में हमें फिर इसको बढ़ा के देखना पड़ता है इस लोड करंट को, थोड़ा सा 0 की बजाय 1 2 एंड सो ऑन। या हम उसका सिंपल तरीका है, आप एक एक करके फॉर्मूला लगाने की बजाय आप 80 में से 50 माइनस करते, तो आप कहते हैं 30 इस पे आ सकता है, 50 इस पे आ जाएगा 80 में से टोटल, बिकॉज फॉर गिवन सोर्स जो करंट आना है वो तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे डिवाइड होने का सिर्फ मसला था। तो डिवाइड होते हुए आप कह देते हैं कि 30 जो है मिनिमम चाहिए आपके लोड में, ताकि इस पे 50 बच जाए। आई होप यू गॉट इट। जो मैंने ऐसी चीज़ें अभी बताई हैं, या आप दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। So 0 ampere is the minimum load current which this zener can withstand, और ये रेगुलेशन में भी रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IL हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि लोड में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है। पहले हम देखते हैं कि सोर्स में से मैक्सिमम करंट कितना आता है। हमने देख लिया वो है 25.5 मिली एम्पेयर्स। उसमें से जीनर को कितना चाहिए मिनिमम रेगुलेशन के लिए, वो IZK चाहिए। तो 24.5 मिली एम्पेयर्स वो करंट है जो लोड ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से गुजर सकता है, बाकी चला जाएगा बाकी चला जाएगा जीनर में, और हमारा जो वो रेगुलेशन में भी रहेगा। सिमिलरली अगर इस पर्टिकुलर करंट के लिए मुझे वैल्यू ऑफ R फाइंड करनी है, तो हमने क्या कर दिया, RL मिनिमम इज इक्वल टू VZ ओवर IL मैक्सिमम। अच्छा, ये मैंने VZ क्यों लिखा है, क्योंकि लोड इज इन पैरेलल विद दिस जीनर, तो जितना पोटेंशियल इस पे ड्रॉप होगा वो उतना ही इस पे होगा। और हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में कि VZ जो है वो कांस्टेंट है 12 वोल्ट्स, तो हमारा जो लोड है उस पे हमेशा 12 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे, पोटेंशियल उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, सिर्फ करंट चेंज हो सकता है। तो हमारे लोड में मिनिमम 0 एम्पेयर और मैक्सिमम 24.5 मिली एम्पेयर करंट पास कर सकता है। अब हम लोड की वैल्यूज अगर बताएं कितनी हो सकती हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो लोड की वैल्यू हो सकती है एनीथिंग ग्रेटर देन 490 ओम्स, क्योंकि 490 से कम वैल्यू पे ये जो करंट है ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये इसके बढ़ने का मतलब है ये तो बढ़ नहीं रहा, ये कम हुआ होगा, तो जीनर IZK से कम पे चला जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो गई है, और ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है जीनर का। हमने अभी तक दो चीज़ें देखी हैं कि जीनर को एज अ रेगुलेटर यूज़ करना है, तो उसके साथ जो लोड है वो किस तरह का कनेक्ट किया जा सकता है, रजिस्टर की वैल्यू एस्टिमेट की है, और साथ हमने उसमें से जो करंट पास हो सकता है उसको देखा है। आई विल लीव दिस एग्जाम्पल फॉर यू
ये आप सॉल्व करें और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। आज मैं आप लोगों को पहले असाइनमेंट भी बाय द वे दे रहा हूँ, एंड आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस डायोड। तो ये स्पेशल पर्पस डायोड जो नेक्स्ट है उस पर हम चलते हैं, और वो है वैरेक्टर डायोड। दिस इज अनदर टाइप ऑफ डायोड जो हम यूज करते हैं फॉर व्हाट पर्पस। एक्चुअली इट कैन बी यूज्ड एज अ कैपेसिटर। कैसे यूज कर सकते हैं एज अ कैपेसिटर, तो हमें उससे पहले हम बहुत एक दो मिनट में पहले कैपेसिटर जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं या रिवाइज करते हैं। एक्चुअली कैपेसिटर को मैं ले लेता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें पता है कि अगर इसको हम किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो ये चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज होता है तो इसकी एक प्लेट पे एक तरह का चार्ज आता है और दूसरी पे उसके अपोजिट टाइप का चार्ज आ जाता है। मैंने फ़र्ज़ किया कि इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था और इसको नेगेटिव से। ये चार्ज्ड कैपेसिटर है। चार्ज्ड कैपेसिटर की जो ability है to store the charges, that is called the capacitance, and this capacitance is directly proportional to the area of the plates. जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी हो जाएगी इस कैपेसिटर की। That is we write it like this. And the second thing is the capacitance is inversely proportional to the space between the plates. जितनी इन प्लेट्स में डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ही कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। आई कैन एक्सप्लेन इट हाउ। आप लोगों ने वैसे EMT में इसको तफसील से पढ़ लिया होगा, EMT 1 में। इसको अगर बहुत सिंपल कर लें तो हमें पहले ये आइडिया समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर जो है वो चार्जेस स्टोर किस फिनोमेना के तहत करता है। ये जो प्लेट है और ये जो दूसरी प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, इनके दरमियान कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, कोई वायर नहीं जा रही। that means दो तरह के ही तरीके हैं जो हम करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। the one of them is conductance। यहाँ पे कंडक्टेंस तो नहीं हो रही, तो चार्जेस जो स्टोर्ड हैं बेसिकली वो they are because of induction, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है ये, जिसकी वजह से चार्जेस यहाँ पे स्टोर हैं। एक तरह के चार्जेस जो हैं वो दूसरे चार्जेस को होल्ड करके रखते हैं। और अगर हमें पता है दैट एक्चुअली अदरवाइज मीन्स कि ये चार्जेस जो हैं वो दूसरे चार्जेस के फील्ड में हैं। अगर ये फील्ड में ना होते तो ये कौन है? हमारा बच्चे अपना माइक बंद करो। कौन है ये? अपना माइक बंद करें। कौन है ये? मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा तो आप क्लास में वापस नहीं आ सकेंगे। आपके होते हुए मैं क्लास सही नहीं ले सकूंगा। सो म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, तो ये चार्ज जो है इसके फील्ड में है नेगेटिव चार्जेस, इसीलिए यहाँ पे हैं। अगर हमें पता है कि चार्ज से जैसे फासला बढ़ता है तो फासला बढ़ने से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्शन जो है उसका इफेक्ट कम होता है। दैट मीन्स चार्जेस कम स्टोर होंगे। तो हम कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये बन जाता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A ओवर D। और जब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, हमारा बेटा आप अपना माइक बंद करें। ओके, तो C इज प्रोपोर्शनल टू A ओवर D। और अगर आप इसको मेरा तो बंद है।
बेटा आपकी आवाज़ ही आ रही थी। और किसका माइक है? और तो किसी का नहीं है मेरे अलावा ओपन। ओके, तो हम बात कर रहे थे इधर C इज प्रोपोर्शनल टू A ओवर D, और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करूं तो हमारे पास एक और पैरामीटर आता है which is the permittivity, and permittivity actually is the third parameter on which capacitance depends. permittivity बढ़ने से capacitance बढ़ेगी और कम होने से कम होगी। by the way permittivity किस पे डिपेंड कर रही है? ये है आपका जो कोई मटेरियल कितना डाइलेक्ट्रिक है उस पर डिपेंड करती है। मोर डाइलेक्ट्रिक द मटेरियल इज द हायर द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज। अगर कोई मटेरियल डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं है तो इसकी वैल्यू बहुत मतलब 1 होगी, और इस तरह कैपेसिटेंस सिर्फ इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने ये जो एक वेरेक्टर डायोड है, डायोड का मतलब हमें पता है कि उसकी वन साइड आप जो है वो डोप कर दें पी टाइप मटेरियल से, अदर टाइप जो है वो डोप कर दें एन टाइप मटेरियल से, और उसके बाद आप इसे रिवर्स बाइस में कनेक्ट कर दें। ये दूसरा स्पेशल पर्पस डायोड है जो कि रिवर्स बाइस में काम करता है। रिवर्स बाइस का मतलब क्या है कि आपके उसका बैटरी का पॉजिटिव जो है वो इसके एन टाइप से और बैटरी का नेगेटिव जो है वो इसके पी टाइप से कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमें पता है कि डिप्लीशन रीजन जो है उसकी थिकनेस वेरी करती है। आप जितना पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करेंगे उसके लिहाज से यहाँ जो थिकनेस है पोटेंशियल बैरियर की वो वेरी करेगी। वी हैड स्टडीड इट इन द टॉपिक ऑफ डायोड्स इन तफसील। जो मैंने वीडियो लेक्चर्स भेजे थे आपको वहाँ पे कि फॉरवर्ड बाइस में करंट क्यों फ्लो कर जाता है और रिवर्स बाइस में करंट क्यों फ्लो नहीं करता। हमने देखा था कि रिवर्स बाइस में डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है रिवर्स बाइस में, और फॉरवर्ड बाइस में वो कम हो जाती है। तो आप इनपुट वोल्टेज जो है रिवर्स बाइस में वेरी करके, फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल यहाँ पे सोर्स लगा दें और उस वेरिएबल सोर्स की जो इनपुट वोल्टेज है उसके हिसाब से आप एक ऐसा कैपेसिटर बना सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो ट्यून कर सकें आप। इस तरह की चीज़ें कहाँ चाहिए होंगी हमें? आप जब फिल्टर्स या जैसे आपका रेडियो वगैरह में आप जो रेगुलेटर वो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें वेरिएबल कैपेसिटर चाहिए होता है। तो वहाँ ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिनमें आप ट्यूनेबिलिटी चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन चाहते हैं कुछ, तो वहाँ पे आपको वेरिएबल कैपेसिटर्स चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं आपके वेरेक्टर डायोड को। वेरेक्टर डायोड जो है वो आपको ये लिबर्टी देता है कि आप ऐसे किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो वेरी कर सकें बाय वेरिंग द इनपुट सोर्स। और जो सोर्स वेरी करने से कैपेसिटेंस वेरी करना है, इसकी फिर फर्दर एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। और जैसे मैंने कुछ बता दिया आपको, जो फ्रीक्वेंसी जब भी आपको ट्यून करनी है तो आप चाहते हैं आपके पास कोई ऐसा कैपेसिटर हो जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करवाई जा सकती है। और वेरेक्टर डायोड की डेटा शीट है, ये बताया हुआ है कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर कम या ज़्यादा, और टेम्परेचर अगर आप क्या कर देते हैं, ये फिक्स टेम्परेचर है, आई एम सॉरी, ये फिक्स टेम्परेचर है। इसका आपकी बुक में टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस भी मौजूद हैं, यहाँ नहीं है। तो क्या कर रहा है, डायोड कैपेसिटेंस वेरी कर रही है बाय वेरिंग द रिवर्स वोल्टेज। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स के लिए डेटा शीट बना दी है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है तो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो कैसे कम हो रही है, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, अप टू 60 वोल्ट्स फ्रॉम 1 वोल्ट। ये डेटा शीट है उसकी 25 सेल्सियस पे। एंड देन वेरेक्टर डायोड की एप्लीकेशंस हैं कि ये एक वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है।
whoever this shit person is, चलो जी, बस इतना ही कर सकता था। आप लगा के दिखाओ लाइन, जिसको भी शौक हुआ था ऐसा कुछ। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको वैरेक्टर डायोड के बाद ऑप्टिकल डायोड्स हैं। ऑप्टिकल आपको पता है इससे जाहिर हो जाता है, लाइट का ताल्लुक है इससे, विजिबल फ्रीक्वेंसी का। तो लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडीज जो हैं वो आपने ऑलरेडी सुन रखा है। तो एलईडीज आर अनदर टाइप ऑफ डायोड्स। आपको सिर्फ ऐसे मटेरियल यूज़ करने हैं जो कि गिवन आपकी जो इनपुट है उस पर ल्यूमिनेसेंस दे सकें, आई मीन जो चमक सकें जैसे। तो आपको ये एक और स्पेशल पर्पस डायोड्स की किस्म है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाय द वे, लेज़र डायोड से पहले हम यहाँ आते हैं। ऑप्टिकल डायोड्स जो हैं हमें पता है इनके डिफरेंट कलर्स हैं, और ये उनके डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज का मटेरियल होगा तो आपके पास वही कलर आएगा। बेसिकली आप रेड लाइट चाहते हैं अगर, तो वो वाली वेवलेंथ आपको चाहिए होगी। अगर आप ब्लू चाहते हैं तो वो वाली वेवलेंथ चाहिए होगी। तो आपको, आपने जैसे उसमें पढ़ा हुआ है, कॉम्पटन इफेक्ट भी पढ़ा हुआ है आपने, और डिफरेंट किस्म की एक्सरेज फॉल करके भी आपने देखा हुआ है कि मटेरियल जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उसकी ट्रांजिशन से पता कर सकते हैं कि कौन सी रेज वहाँ से एमिट होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, जो मटेरियल एज एन एलईडी यूज़ करना है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि फॉर गिवन इनपुट पोटेंशियल वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में या किस वेवलेंथ में लाइट एमिट करता है, उससे उसका कलर डिफाइन होगा। और आमतौर पे ये शार्प नहीं होते कलर्स, मतलब एक मटेरियल जो है वो मल्टीपल रेज दे रहा होता है। और अगर आप एक रे चाहते हैं तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का स्पेशल एक वर्जन है, दैट इज़ कॉल्ड लेज़र डायोड्स। आप लोगों ने एफएससी किताबों में पढ़ रखा है लेज़र के बारे में, बहुत बेसिक सी बात पढ़ी है। हमारे काम की वही है सिर्फ कि जो लेज़र लाइट होती है ये मोनोक्रोमैटिक होती है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है इसमें एक कलर होता है, और उसकी वजह आप लोगों ने, जब आपने लेज़र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर एमएससी वाले ख़ास तौर पे अगर ऑप्शनल कोर्स पे लेज़र पढ़े एमएससी थर्ड में, तो वो इस बात को ज़्यादा अच्छा रियलाइज़ कर लेंगे। बीएस वाले अगर कभी लेज़र का कोर्स पढ़ें तो वो भी समझ जाएंगे कि लेज़र जो होती है उसका वो किसी स्पेसिफिक दो लेवल्स के दरमियान होती है। आमतौर पे क्या होता है, जब हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं या किसी भी सोर्स से, इवन इलेक्ट्रिकल सोर्स से, किसी भी सोर्स से एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, जब वो डी एक्साइट करेंगे तो डी एक्साइटेशन के प्रोसेस में वो कुछ एनर्जी एमिट करते हैं, और वो एनर्जी अगर विजिबल रेंज में है तो वो कलर हमें नज़र आता है। लेकिन आमतौर पे जब भी हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, वो आई मीन लेट्स से ग्रुप 2A में भी आपके जो शेल्स हैं, सेकंड शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कुछ थर्ड में, कुछ फोर्थ में, और इसी तरह से डिफरेंट एनर्जीज से आ सकते हैं। तो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से हमें एक मल्टी कलर शेड मिलता है किसी भी मटेरियल से। लेज़र एक स्पेसिफिक तरीके से बनती है। लेज़र खुद से ऐसी लाइट बनाई जाती है कि जो सिर्फ दो पर्टिकुलर लेवल्स में लाइट एमिट करे। जब वो दो पर्टिकुलर लेवल्स में लाइट एमिट करेगी, लेट्स से ये अपर लेवल है और ये लोअर लेवल है, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो फ्रॉम बोहर्स मॉडल जो कि आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपको पता है कि दो एनर्जी लेवल्स में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी या फिक्स एनर्जी है, और वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर सकती है hc/λ से आपकी वेवलेंथ को। दैट मीन्स रेड कलर चाहिए, ब्लू चाहिए, तो उस तरह के का मटेरियल लें जिनके, अगर आपको रेड कलर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे जिसका
जिसके ऐसे एनर्जी लेवल्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल है कि वो रेड वेवलेंथ में फॉल करता हो। अगर ब्लू चाहिए तो आप मटेरियल डिफरेंट चूज करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ना हर 2 लेवल्स में पॉसिबल नहीं होती, ये कुछ मटेरियल्स में और कुछ खास लेवल्स में ही पॉसिबल होती है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन किन 2 लेवल्स में आपने मेंटेन की है, इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर मिलेगा, कौन सी वेवलेंथ होगी, या अदरवाइज E इज इक्वल टू एच न्यू से आप उसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख सकते हैं। तो लेज़र डायोड इज स्पेशल पर्पस ऑफ LED, स्पेशल टाइप ऑफ LED। और मोनोक्रोमेटिक के अलावा दूसरी जो बात आपने इसमें पढ़ी होती है वो होती है कि ये कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि ये इन फेज हैं तमाम रेज। फॉर एग्जांपल अगर एक रेड कलर की ये फर्ज करें, अगर आप इसको समझें कि यूनिफॉर्म क्रेस्ट और ट्रफ हैं, तो दूसरी वेव इसके ऊपर ही जा रही होगी, ओवरलैपिंग करेगी, या इससे पीछे भी है उसमें कोई फेज लैग भी है तो वो ऐसे मैच कर जाएगी इसके साथ, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। दैट मीन्स ये कोहेरेंट हैं, दे आर इन फेज विद ईच अदर। और अगर डिफरेंट कलर हों तो बेसिकली उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रेड के साथ एक ब्लू कलर है मेरे पास, तो ब्लू की अपनी वेवलेंथ है, जिसकी वजह से अगर स्टार्ट में सेम भी है तो वेवलेंथ चेंज होने की वजह से ये क्या करेगी, कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी, कुछ जगहों पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी। ये इनकोहेरेंट की निशानी है कि इनके क्रस्ट और ट्रफ हमेशा सेम नहीं रहते। तो अगर एक लेज़र लाइट है तो उसमें क्योंकि एक ही वेवलेंथ की सारी लाइट होती है तो वो मोनोक्रोमेटिक भी होती है एक कलर की वजह से, और वो इन फेज भी रहती है क्योंकि वो एक ही तरह की वेवलेंथ है उनकी। आई थिंक सर काफ़ी है इतना। अच्छा जी, आपको पता चल जाता है? जी सर। ठीक है बेटा। तो शॉर्ट की डायोड जो थैंक है यू कि सर। ये शॉर्ट की डायोड आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसकी एक सिंपल है, इसकी एक साइड जो है वो मेटालिक होती है, दूसरी साइड जो है वो एन रीजन है। तो दरमियान में इसका जो मेटल और इंटरफेस है, मेटल और नॉन मेटल का, दैट इज़ योर वो इंटरफेस जो है वही एक्चुअली बैरियर के तौर पे काम करता है। दैट इज़ इट अबाउट टुडेज लेक्चर। कल जो मैं क्लास लेना चाह रहा हूँ सैटरडे को, वो हम रख लेते हैं इंशाल्लाह, कितने बजे, 5:30 रख लें या सुबह 10 बजे रख लें? 2 टाइम है पॉसिबल। सर सुबह का टाइम है सर। मॉर्निंग 5:30 ठीक है सर, 5:30 सर। सुबह रख लें। सर मॉर्निंग ठीक है। आप अपना माइक, रख लें तो बेहतर ये होगा। कैमरा बंद करें अपना। ओके मॉर्निंग में ठीक है सर। ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ ना, वीक में मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 क्लासेस लेनी है, सिर्फ 3 वीक्स, और उसके बाद मेरा आपसे कोई आपके जो आखिरी 2 वीक्स होंगे ना, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, आखिरी 2 वीक्स मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसमें मेरी कोई क्लास ना हो, उससे पहले ख़त्म कर लूँ मैं क्लासेस, ताकि आप लोगों को एंड पे जैसे लास्ट टाइम मिड में मसला हुआ वैसे ना हो। और अगर मुमकिन ना हुआ, ओके परफेक्ट ही होगा, ठीक है। तो मैं क्लासेस जो 4 रखनी है उसमें से मैं 2 क्लासेस इवनिंग में, 2 मॉर्निंग में रख लूँगा। आप लोग जो वीडियो लेक्चर है वो भी ऐसा ही होगा। देखें आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, तो इसका मतलब है कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऐसे ही बता रहे होना है। एक क्लास में सुबह वाले आ जाएंगे, एक में शाम वाले आ जाएंगे। जिसको मसला होगा वो अगली क्लास जो भी होगी नेक्स्ट, आप वो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे? बिल्कुल करूँगा। अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग पे अभी ये प्रोसेस करेगा, जब मैं कॉल बंद करूँगा तो रिकॉर्डिंग होके फिर इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा आज ही थोड़ी देर में। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आपके जीनर डायोड के, वो आपने सॉल्व करने हैं एज एन असाइनमेंट, और आपने मुझे नेक्स्ट, आज दिन है फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे तक भेजने हैं। अगर आप में से कोई चाहे उससे पहले सॉल्व कर लें, अगर आप सारे ही फॉर एग्जांपल 4 दिन में कर लेते हैं आप, तो आप अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। जब आप मुझे असाइनमेंट भेजेंगे, आप में से कुछ वॉलंटियर्स मुझे बता दें कि वो मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ। इस तरह मैं ओपन करके उसको डिस्कस कर रहा हूँ और यहीं पे चेक करूँगा कि इसमें गलती है या ठीक है, आपके सामने ही, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग इन द क्लास। मैं एक बार देख लूँ कि कौन कौन था।
CRs हैं? No CRs. GR Saiba from morning. BS. हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही? ठीक है, आप GR हैं? नहीं सर, मैं बताने लगा था कि हमारी GR नहीं है, CR क्या बस GR। तो जो है। वो रिमशा क्या है? सर वो आपको पता है ना। वो रिमशा है सिर्फ? हमारा CR। सर मैं अच्छा, आप इधर ही हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ आई है कुछ? जी सर आ गई है समझ। ओके, थैंक यू। और आपका CR नहीं है आज? ये सर वो थोड़ा बिजी नहीं है। सर वो नहीं बात। ओके, थोड़ा बिजी है। ओके, शाम का CR भी नहीं है। बहुत इररिस्पॉन्सिबल CRs हैं। और MSc मैं बाय हूँ द सर, वे, कोई बात नहीं उसकी जगह। इधर भी उसकी जगह पे दो दो हैं। MSc मॉर्निंग और इवनिंग में कोई है CR GR? सर GR तो थोड़ा इशू था शाम की, तो इसलिए प्रॉब्लम थी, इसको नहीं आई आज। नुमाइंदे भेजे हुए हैं सब ने। मैं भी हकीकत में नुमाइंदा ही भेज दूंगा अपना। सारे CR हड़ताल पे हैं। हाँ, CR ठीक खत्म है होना ठीक है चाहिए आप ऑनलाइन क्लासेस में। सब मैसेज तो पढ़ ही लेते हैं ग्रुप में। अच्छा, और क्या है? अभी मॉर्निंग से कोई स्टूडेंट नहीं है? मॉर्निंग MSc से? सर Yes, है सर हम लोग हैं है ना सर? है हम लोग। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप में से GR भी है कोई? और CR? नो सर, वो सर busy GR है। CR तो नहीं है। सही सही जा रहे हैं। आप सबको ये बता दीजिएगा कि मैंने असाइनमेंट क्या दी है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आप सबको फिर से एक बार पाकिस्तान की बर्थडे मुबारक हो। और इंशाल्लाह आई होप आप लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ रोल प्ले करें। इंशाल्लाह। 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 थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई मैसेज कर रहा है? थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।